तो क्रिश के डॉक्यूमेंट्स हैं और ये पासपोर्ट। तुम क्या करना चाहते हो? मैं हायर स्टडीज के लिए क्रिश को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ। उसे यहाँ के माहौल से दूर रहना चाहिए। तेजस की बात सुनकर इशिता सोच में पड़ गई। वो वही तेजस के पास बैठकर बोली, तुम श्योर हो? हाँ बिल्कुल, तेजस ने कहा। इशिता ने उससे और कुछ नहीं पूछा। सिद्धि किचन में लंच रेडी कर रही थी। नंदिता किसी काम से आई थी। उसने सिद्धि को देखकर कहा, शिव कमरे में नहीं है। कहाँ है वो इस वक्त? सिद्धि इस सवाल पर चुप रही। वो क्या ही कहती। नंदिता ने फिर सवाल किया, मैंने तुमसे कुछ पूछा है सिद्धि? सिद्धि आहिस्ता आहिस्ता उनकी ओर पलटी। माँ, वो घर में नहीं है। दरअसल वो कल रात घर नहीं आए। नंदिता ने हैरानी से सिद्धि की ओर देखा। वो घर नहीं आया? तुमने फोन किया था उसे? जी, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैं उनके लिए लंच रेडी कर रही हूँ। सिद्ध की बात काटते हुए नंदिनी बोली, अब मैं क्या ही कहूँ तुम्हें। कभी कभी लगता है तुम्हें मेरे बेटे की कोई परवाह ही नहीं। ये बोल नंदिता किचन से बाहर चली गई। सिद्धि का चेहरा भी उदास हो गया। उसने बाकी बातें से ध्यान हटाया और लंच पैक करने लगी। गीता ने पूछा, भाभी आपका नाश्ता बाहर लगा दूं? नहीं गीता, मुझे भूख नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। अपनी बात पूरी कर सिद्धि वहां से चली गई। सिद्धि आज सबसे पहले ऑफिस पहुंची थी। ऑफिस की सफाई का काम चल रहा था। सिद्धि शिव के कैबिन में पहुंची। यहाँ कहीं भी शिव नहीं था। सिद्धि ने टिफिन बॉक्स टेबल पर रखा और इवांस को कॉल लगाया। फोन की बेल जा रही थी लेकिन इवांस ने कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा था। सिद्धि ने दोबारा ट्राई किया। अब की बार इवांस ने कॉल रिसीव कर लिया। उसकी आवाज से मालूम चल रहा था जैसे वो नींद में हो। हेलो इवांश, गुड मॉर्निंग मैम। इवांस, आपके चीफ कल रात घर नहीं आए। शायद पूरी रात ऑफिस में ही थे, लेकिन मुझे अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सिद्धि के ये कहते ही इवांस बोला, मैं भी वो रूम में हो। कौन से रूम में? यहाँ कौन सा रूम है? सिद्धि ने नासमझी से पूछा। मैडम, चीफ के कैबिन में एक सीक्रेट रूम है। क्या आपको नहीं पता? जरा बुक सेल्फ के पास जाइए। सिद्धि चारों ओर नजरें घुमाकर देखने की कोशिश कर रही थी। यहाँ कौन सा सीक्रेट रूम है? सिद्धि बुक सेल्फ के सामने चली आई। उसने आगे पूछा, बुक सेल्फ में ऐसा क्या है? सेकंड सेल्फ पर ब्लैक कलर का स्टोन होगा। आप उसे उठाएंगी तो सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाएगा। इवांस ने जैसे जैसे सिद्धि को बताया, सिद्धि ने वैसा ही किया। सामने लगी बड़ी सी पेंटिंग अपने आप साइड हट गया। एक पल के लिए ये सब देखकर सिद्धि घबरा ही गई थी। इवांस कॉल करते ही वापस से सो गया। सिद्धि अंदर जाने से डर रही थी। उसने संभालकर अंदर कदम रखा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं अंदर इतना बड़ा बेडरूम हो, वो भी काफी खूबसूरती से डेकोरेटेड किया हुआ। बेड पर सचमुच कोई सो रहा था। सिद्धि को अब यकीन हो गया शिव यही था। सिद्धि ने उसे जगाने की कोशिश की। उसने जैसे ही शिव के कंधे पर हाथ रखा, शिव ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले सिद्धि कुछ समझ पाती, शिव उसे पलटते हुए उसके ऊपर चला आया। सिद्धि ने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शिव ने जब गौर से उसका चेहरा देखा तब उसे समझ आया वो कोई और नहीं सिद्धि थी। शिव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। तुम यहाँ कैसे आई? किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? आपको ढूंढ रही थी, इसलिए आपके सेक्रेटरी से पूछा। सिद्धि ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पलकें उठाई। शिव की नजरें पल भर के लिए जम सी गई थी। सिद्धि को भी अंदाजा नहीं था ऐसा कुछ होगा। वो बस उसे जगाने आई थी। सिद्धि ने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, आप प्लीज मुझे छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। शिव ने जैसे ही ये कहा, सिद्धि ने हैरानी से उसे देखा। शिव आगे बोला, जगाने का ये कैसा तरीका था? मुझे लगा किसी ने हमला किया है। अगर मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया होता तो हाँ, मेरी ही गलती है। औरों की भलाई करने का इतना शौक है कि अपने बारे में नहीं सोचती, सिद्धि ने मन ही मन खुद से कहा। उसने शिव को कंधों से धकेलने की कोशिश की ताकि वो उससे दूर हो सके। तभी शिव ने कहा, तुम प्लीज अपनी कोशिश बंद करोगी? मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, तो फिर आप हट क्यों नहीं रहे? पता भी है मेरी कमर में कितनी तकलीफ हो रही है, सिद्धि ने अब की बार बिना डरे शिव से कहा। शिव उसके ऊपर से हट गया। सिद्धि अभी भी लेटी हुई थी।
उसने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। शिव ने कंधे से अपनी टी शर्ट हटाते हुए कहा, तुम्हारे नाखून कितने बड़े हैं। खून नहीं निकला, बस इसी की कमी थी। सिद्धि उठकर बैठ गई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ था। दर्द भी बढ़ सा गया था, मानो नसों में खिंचाव हुआ हो। शिव ने सिद्धि के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लिया था। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? सिद्धि ने नमे सिर हिला दिया। वो बिस्तर से उतरते हुए बोली, आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी, कबर्ड से मेरे कपड़े ले आओ। मुझे शावर लेना है, शिव ने ऑर्डर देते हुए कहा। सिद्धि कुछ बोल नहीं पाई जब तक उसने मुड़कर देखा शिव वॉशरूम जा चुका था। सिद्धि वापस से बेड पर बैठ गई। वाकई में उसे कमर में दर्द हो रहा था। उसने शिव से झूठ बोला था। सिद्धि ने उसके कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए। वो उस रूम से निकलना चाहती थी। अंदर आने का रास्ता तो उसे मालूम था, लेकिन बाहर जाने का रास्ता उसे पता नहीं था। ये कौन सी भूल भुलैया है? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? और मेरा फोन? वो तो बाहर ही रह गया। शिव ने बेड पर रखे अपने कपड़ों को देखा। सिद्धि आसपास कहीं नहीं थी। शिव कुछ कदम आगे बढ़ा तो सिद्धि उसे दरवाजे के पास खड़ी नजर आई, जो शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। शिव उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। दरवाजे पर क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुनते ही सिद्धि पीछे मुड़ी। शिव ने सिर्फ टॉवल बांधा हुआ था। ये देख सिद्धि वापस से पलट गई। मुझे बाहर जाना है। सिद्धि की धड़कनें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। बिना मेरे फिंगरप्रिंट के दरवाजा नहीं खुलेगा, शिव ने कहा। सिद्धि को इस वक्त गुस्सा भी आ रहा था। तो फिर इंतजार किस बात का है? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? शिव ने सिद्धि को कंधे से पकड़कर अपनी ओर घुमाया। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। शिव उसके चेहरे के करीब झुक गया। तुम्हें कभी कभी क्या हो जाता है? ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ जैसे मुझे जानती ही नहीं। सुबह के 7 बज रहे हैं। बाहर जाकर क्या करोगी? यहाँ मेरे साथ कमरे में रुक सकती हो। सिद्धि ने न तो अपनी आंखें खोली और न ही कोई जवाब दिया। शिव बेहद ही प्यार से उसके गालों को छुआ। सिद्धि ने शिव का हाथ झटक दिया। पल भर के लिए शिव को शॉक लगा। सिद्धि बहुत घबराई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो डरी हुई हो। शिव को बुरा फील हुआ। कोई परेशानी है क्या? मुझे बाहर जाना है, सिद्धि ने तुरंत जवाब दिया। शिव अपने गुस्से को बहाना नहीं चाहता था। उसके फिंगरप्रिंट से दरवाजा खुल गया। सिद्धि ऐसे भागी मानो शेर के जबड़े से छूटी हो। शिव को उसकी बेरुखी जरा भी पसंद नहीं आई। सिद्धि का रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था मानो शिव उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो। सिद्धि विंडो के पास आकर रुक गई। उसने मुंह पर हाथ रख लिया। रोना नहीं चाहती थी वो, इसलिए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। आखिर वो चाहते क्या हैं मुझसे? मेरा साथ ऐसा मजाक करना जरूरी है? मैं किस तरह से उनके साथ वक्त बिताती हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ। माना कि मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं कोई फर्ज नहीं निभा सकती। पत्नी होना का दर्जा उन्होंने कभी दिया ही नहीं, और न ही मैं कभी मन से उन्हें अपना पति मान सकती हूँ। सिद्धि ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो पलटकर खड़ी हो गई। शिव अभी अभी रेडी होकर बाहर निकला था। सिद्धि उससे नजरें नहीं मिला पाई। शिव ने टेबल पर रखा टिफिन बॉक्स देखा तो जाकर उसे अनपैक्ड किया। तुमने नाश्ता किया? जी हाँ, इतना कहकर सिद्धि वहां से चली गई। शिव ने उसे जाते हुए देखा। दिक्कत क्या है? कहीं मुझसे कोई गलती हुई है? मेरा पास आने पर वो ऐसे रिएक्ट क्यों करती हैं? हमारा रिश्ता एक पति पत्नी का है, क्या उसे ये बात समझ नहीं आती? या फिर वो अभी भी कृतिका को लेकर मुझसे नाराज हैं? मैंने उसे बताया भी था, उसका चैप्टर हमारी जिंदगी से क्लोज हो चुका है। मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। क्या उसे मेरे प्यार पर एतबार नहीं? शायद मुझसे ही कहीं ना कहीं गलती हुई है। शिव ने सोचने की बहुत कोशिश की, आखिर कहाँ वो गलत हैं। उसने एक नई शुरुआत की है, लेकिन सिद्धि का साथ अभी भी नहीं मिला। सुबह का वक्त राव विला माहिरा आनंद का इंतजार कर रही थी। आज सुबह से उसने उसे नहीं देखा था। माहिरा कमरे में टहलते हुए बोली, इन्हें कहीं भी जाना होता है तो ये मुझे बताकर क्यों नहीं जाते? आज आएंगे तो जरूर ये बात कहूंगी। मुझे भी तो फिक्र होती है।
माहिरा ने टेबल पर फाइलों को बिखरा हुआ देखा तो उसूल समेटने लगी। सारी चीजें बिखेर कर रखी हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। माहिरा अपनी कही बातों पर मुस्कुरा रही थी। अक्सर सिद्धि भी उसे यही सब कहती थी। फाइलों के बीच माहिरा ने डॉक्टर की रिपोर्ट्स देखी। उस पर सोमनाथ जी का नाम लिखा था। माहिरा बड़े गौर से उस फाइल को पढ़ रही थी। उसे ये बात जानकर एक प्रकार से झटका सा लगा। उसके पिता को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम था। ये बात उसे और सिद्धि दोनों में से किसी को मालूम नहीं था। आखिर ये रिपोर्ट्स आनंद के पास क्या कर रही हैं? आनंद अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। माहिरा, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? माहिरा नेता कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी आनंद की ओर पीठ किए खड़ी थी। आनंद उसके पास चला आया। उसने माहिरा को अपनी ओर घुमाया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम। आनंद अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। हाथों में उसने फाइल थामा हुआ था। आनंद की नज़र जब उस फाइल पर पड़ी तो उसे भी समझते देर नहीं लगी। ये सब क्या है? इसमें लिखा है पापा को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी। आपके पास ये फाइल क्या कर रही हैं? ये सब जानने के बाद भी आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? आनंद ने माहिरा के साथ से फाइल लेकर नीचे रख दिया। याद होगा कुछ वक्त पहले अंकल की तबीयत खराब होगी। उस वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया था। अगले दिन जब मैं डॉक्टर से रिपोर्ट लेने गया तब मुझे ये बात पता चली उन्हें पहले भी कई बार हार्ट अटैक आए होंगे। बीमार इंसान को उनकी बीमारी बता दी जाए तो वो जीना छोड़ देता है, इस डर से कि शायद जिंदगी का अब भरोसा नहीं। तुम पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं तुम्हें ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि तुम्हें पूरी बात बता सकूं। सही वक्त तो कभी आता ही नहीं। अब समझ आया, मेरी ही वजह से पापा को अटैक आया और वो हम सबको छोड़कर चले गए। सब मेरी गलती है। माहिरा की बातें सुनकर आनंद बोला, तुम फिर से खुद का दोष देने लगी। मैंने कहा था न, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्यों ये सब बोलकर अपने आप को टॉर्चर कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह रोओगी, आंसू बसाओगी तो क्या तुम्हारे पापा को अच्छा लगेगा? प्लीज माहिरा, ऐसा करके तुम खुद को भी परेशान कर रही हो और उन्हें भी। चलो अब ये आंसू पोंछे। ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कॉलेज भी तो जाना है न, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। आनंद के समझाने पर माहिरा मान गई। कुछ देर बाद माहिरा तैयार होकर वापस आई तो दोनों नाश्ते के लिए नीचे चले आए। नर्मदा जी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगवा रही थी। आज क्या बात है, तुम दोनों को देर कैसे हो गई? अभी अभी तुम्हारे पापा और बड़े पापा नाश्ता करके गए हैं। वो बड़ी माँ माहिरा मेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरी ही वजह से देर हो गई। आनंद ने जब सब कुछ अपने सिर ले लिया तो माहिरा को हैरानी हुई। वो कहीं भी उसे गलत साबित नहीं होने देता था। आनंद ने उसे खुद को देखता हुआ पाया तो आंखों के इशारे से नाश्ते पर ध्यान देने के लिए कहा। नाश्ते के बाद आनंद ने उसे उसके कॉलेज ड्रॉप किया। सिद्धि जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने लगी कि तभी उसे कुछ ध्यान आया। वो रुक गई। उसने आनंद की ओर देखकर कहा, आपने मुझसे एक सवाल किया था न कि इस रिश्ते का आगे बढ़ाना है या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस रिश्ते को जीना भी चाहती हूँ और निभाना भी चाहती हूँ। आपके बगैर खुद के होने का एहसास भी नहीं होता। मुझे आपके होने से खुद का महसूस करती हूँ। इतना कहकर माहिरा गाड़ी से बाहर निकल गई। आनंद अभी भी उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी बातों ने सचमुच उसे हैरानी में डाला दिया। माहिरा की हर एक बात का सीधा सा मतलब था कि उसे आनंद के साथ रहना है। आनंद को बुरा फील नहीं हुआ, शायद इसलिए क्योंकि माहिरा से वो एक अफेक्शन महसूस करने लगा था, फिर शायद ये उसकी केयर करने की वजह से था। शाम का वक्त मल्होत्रा विला कृष्ण ने पूरे किए घर को सिर पर उठा रखा था। वो मंदाकिनी जी के पास भागकर चला आया। दादी, आप ही कुछ कहें न ब्रो से। वो मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। मुझे नहीं जाना। तेजस ने आगे बढ़कर कहा, क्यों नहीं जाना, मैं भी तो गया था। बिग ब्रो भी गए थे। नहीं, मैं यहीं रहकर पढ़ाई करूंगा। सबकी बात मानूंगा लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। कृष्ण जाने की जिद पर अड़ा था। शिव और सिद्धि अभी अभी घर लौटा थे। हॉल में जब सभी घरवालों को जमा देखा तो वो लोग भी रुक गए।
कृष भागकर शिव के पास चला आया। बिग ब्रो मुझे कहीं नहीं जाना, आप समझाइए न सबको। शिव ने तेजस की ओर देखा तो तेजस बोला, आज रात इसकी फ्लाइट है। ये ऑस्ट्रेलिया में ही रहकर अपनी स्टडी पूरी करेगा, लेकिन ये जिद कर रहा है। शिव ने कृष को देखा। उसे उदास देख शिव ने उसे अपने सामने किया। प्रॉब्लम क्या है, हमसे तुम दूर थोड़ी न जा रहे हो। जब भी मन करे चली वीडियो कॉल कर लेना, हम भी तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हें पता है न एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें पता है मैं डबल शिफ्ट में काम कर रहा हूँ। तुम कंपनी संभालोगे तभी तो मैं रिलैक्स करूँगा। छोटे बच्चे रोया करते हैं, तुम बड़े हो, थिंक प्रैक्टिकल। शिव ने कृष को जाने के लिए मनाया। तेजस ने दानिश से कहकर कृष का लगेज गाड़ी में रखवाया। जाने से पहले कृष पूरी फैमिली से मिला, बस अपने डैड को छोड़कर। मंदाकिनी जी ने बेहद ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया। दादी तुम्हें बहुत मिस करेगी। सिद्धि ने अपने पर्स से कुछ निकाला और कृष के पास चली आई। खास आपके लिए लिया था ये। जब भी इसे देखोगे हम सबकी याद आएगी और ये समझना कि हम सब आपके साथ हैं। कृष के हाथ में कीचन था जिसमें गणेश जी की छोटी सी मूर्ति थी। थैंक यू भाभी, कृष ने चेहरे पर स्माइल बिखेर कर कहा। उसने सभी को बाय कहा। तेजस उसे एयरपोर्ट छोड़ने उसके साथ गया। ज्योति को रोते देख इशिता और सिद्धि उनके पास चली आई। कृष के सामने उन्होंने मजबूत होने का दिखावा किया, लेकिन बेटे के दूर जाने पर उन्हें दुख भी बहुत हो रहा था। नंदिता शिव के पास चली आई। तुम्हारा चेहरा मुरझा सा गया है, क्यों इतना काम कर रहे हो? कल रात भी घर नहीं आए थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है मॉम? ये सब कौन सी पहली बार हुआ है? काम का प्रेशर है, हैंडल तो करना ही पड़ेगा। तो क्या सब कुछ तुम ही हैंडल करोगे? तुम्हारे डैड कल से ऑफिस जाएंगे, तुम ज्यादा प्रेशर मत लो, नंदिता ने कहा। तो शिव बोला, फिलहाल मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ मॉम, बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। नंदिता की और कोई बात शिव ने नहीं सुनी। घंटा भर भी नहीं हुआ था ऑफिस से आए हुए और वो वापस काम में लग गया। मंदाकिनी जी नंदिता के पास चली आई। इतनी परेशान क्यों हो तुम? आप खुद ही तो देख रही है माँ, खुद का क्या हाल बना रखा है इसने। ये तो हमेशा से ही ऐसा है, मंदाकिनी जी ने कहा। नंदिता उनकी ओर पलटकर बोली, पति को बदलने की हिम्मत पत्नी में होनी चाहिए। आप अपनी बहू को समझाती क्यों नहीं? जिस और नखरे जब पति को काबू में न कर सके तो किस काम के? मंदाकिनी जी ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मैं ये सब बातें अपनी पोता बहू से करती हुई अच्छी लगूंगी? तुम सास हो उसकी, तुम्हें जाकर समझाना चाहिए। इतना कहकर मंदाकिनी जी वहां से चली गई। नंदिता ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया। क्या करें क्या नहीं समझ नहीं पा रही थी। तेजस कृष के साथ इस वक्त एयरपोर्ट पर था। तेजस ने कृष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे साथ 2 गार्ड्स भी जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे रहने का इंतजाम भी करवा दिया है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। ब्रो, डैड हमें छोड़कर क्यों चले गए? उन्होंने कहा उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिल रही है। क्या हम उन्हें माफ नहीं कर सकते? वो भी तो हमारी गलतियों पर हमें माफ कर देते थे। तेजस पल भर के लिए चुप हो गया। कृष से वो क्या ही कहता, फ्लाइट का टाइम भी हो चुका था। तेजस ने इस बात को टालना ही उचित समझा। तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, पहुंचने के बाद कॉल जरूर करना। तेजस ने उसे गले से लगा लिया। कृष ने जाते वक्त पीछे मुड़कर देखा। उसे तो अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। उसके जाते ही तेजस का चेहरा उदासी से भर गया। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कृष, जिसकी सजा तय कर पाना मुश्किल हो, खासकर उस कंडीशन में जब हम उनसे बहुत प्यार करते हो। सिद्धि इस वक्त किचन के काम में बिजी थी, तभी गीता ने आकर कहा, भाभी आप जाइए, आपको मैडम ने अपने कमरे में बुलाया है। तुम माँ की बात कर रही हो? हाँ, उन्होंने ही कहा है आपको जल्दी आने को बोलूं। सिद्धि गैस बंद करते हुए कहा, ठीक है, ये सब्जी तैयार है, इसे हल्का ठंडा होने पर बाउल में निकाल लेना। सिद्धि बाकी का काम गीता पर छोड़कर चली गई। वो नंदिता के कमरे में पहुंची तो देखा ने कुछ कपड़े निकालकर बेड पर रख रही थी। सिद्धि ने दरवाजा नोक किया। नंदिता जानती थी सिद्धि होगी। उसने बिना दरवाजे की ओर देखे कहा, अंदर आ जाओ। सिद्धि अंदर चली आई। आपने मुझे बुरा माँ
हाँ, मैंने ही बुलाया था। नंदिता ने अपना हाथ में पकड़ी लाल रंग की साड़ी सिद्धि के कंधे पर रखकर देखा। हाँ, ये रंग ज्यादा खिल रहा है। एक काम करो सिद्धि, इसे चेंज करके आओ। चेंज करना है इस वक्त? सिद्धि ने नासमझी से पूछा। और नहीं तो क्या, जाओ उस रूम में जाकर जल्दी से चेंज करके आओ। सिद्धि समझ न है पा रही थी आखिर उसकी सांस को हो क्या गया है और ये जल्दबाजी किस लिए। सिद्धि थोड़ी देर बाद चेंज करके वापस आई। उसने रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, वो भी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ। सिद्धि को थोड़ा अजीब भी लग रहा था। नंदिता उसका हाथ पकड़ उसे ड्रेसिंग टेबल के पास ले आए। तुम खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। तुम एक काम करो, ऑफिस के काम से वक्त निकालकर थोड़ी मेकअप की नॉलेज ले लो। मैं बहुत अच्छी ट्विटर को भी जानती हूँ। नंदिता इस वक्त सिद्धि का मेकअप कर रही थी। सिद्धि से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, क्या मुझे आपके साथ कहीं बाहर जाना है? नहीं, इस वक्त मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगी? नंदिता ने कहा। तो फिर ये सब? सिद्धि बस इतना ही कह पाई थी। नंदिता सिद्धि के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ सिद्धि के कंधे पर रखा। तुम शायद खुद की अहमियत जानती नहीं हो। तुम्हारा स्टेटस आम लड़की से काफी अलग है। तुम्हारी एक नई पहचान है। सिद्धि, तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा मेरी बातें सुनकर, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। कहने से हिचकिचाती नहीं। जानती हो, एक पत्नी को ये सीखना बहुत जरूरी होता है कि पति उसके काबू में रहे, वो अपनी बात अपने हुनर से मनवा सके। शिव को देखो, पूरा दिन काम में लगा रहता है। जब से नैनीताल से लौटा है, 1 मिनट के लिए भी उसने चैन की सांस नहीं ली। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ख्याल रखना, उसके काम के प्रेशर को कम करना। जरा देखो खुद को आईने में। अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपनी हालत ऐसे बना रखी थी जैसे इस घर की सर्वेंट हो। अब देखो अपने आप को कितनी सुंदर लग रही हो। तुम ऐसे देखकर शिव को भगेल अच्छा लगेगा। कुछ देर के लिए ही सही, काम से उसका ध्यान तो भटकेगा। सिद्धि को अब समझ आया उसकी सास ने उस पर इतनी मेहनत क्यों की है, ताकि वो उनके बेटे का ध्यान भटका सके। उन्हें अपने बेटे के अलावा शायद ही कोई और नजर आता होगा। सिद्धि इतने वक्त से यहाँ थी, उसने इस बात को अच्छे से समझ लिया था। नंदिता उसी बात से खुश होती थी जिससे शिव को सुकून मिलता था। सिद्धि ने बिना नजरें उठाए गया। उन्हें काम में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इस हाल में उनके सामने जाऊंगी तो मुझे सिर्फ डांट पड़ेगी। नंदिता ने अजीब सा रिएक्शन दिया। मेरा बेटा पागल थोड़ी है जो बेमतलब में तुम्हें डांटेगा। तुम सचमुच नासमझ हो। पति को कैसे रिझाया जाता है, ये तो तुम्हें आना ही चाहिए। सिद्धि मन ही मन खुद से बोली, मैं किसी को रिझाना नहीं चाहती। बेवजह मुझसे ये सब काम क्यों करवाया जा रहा है, कैसे समझाऊं इन्हें? सिद्धि ये सब सोच ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नंदिता ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर गीता खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। नंदिता ने ट्रे उसके हाथ से ले लिया और उसे जाने को कहा। नंदिता ने सिद्धि को आवाज लगाई। सिद्धि हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। अब तो दिल तेजी से धड़क रहा था। नंदिता ने उसे खाने की ट्रे थमाते हुए कहा, जाओ जाकर शिव को दे आओ और मेरी बातों का अच्छे से ख्याल रखना। सिद्धि और कर भी क्या सकती थी। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मेरी सास मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो यही चाहती हैं न कि मैं उनके बेटे को हर तरीके से खुश रखूं, लेकिन मेरी खुशी का क्या, मेरे मन की बात तो किसी ने समझी ही नहीं। सिद्धि अपने आप से सवाल करते हुए स्टडी रूम में चली आई। टेबल पर फाइलें पड़ी थी और शिव लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। सिद्धि चुपचाप अंदर चली आई। उसने किसी भी प्रकार का शोर नहीं किया। उसने जब खाने की ट्रे टेबल पर रखी तब कहीं जाकर शिव को उसके होने का आभास हुआ। खाना ठंडा हो जाए इससे पहले खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं है, वापस ले जाओ, शिव ने बिना उसकी ओर देखे कहा। सिद्धि मन ही मन खुद से बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपने हाथों से खिलाने का। आपकी मॉम ने ही जिद करके भेजा है, खा लीजिए नहीं तो आपकी मॉम नाराज हो जाएंगी। मैं बोलकर सिद्धि जाने लगी तो शिव ने उसकी कलाई पकड़ ली। सिद्धि की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे पलटकर देखने की।
मॉम नाराज हो जाएगी और तुम नहीं। सिद्धि उससे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैं क्यों नाराज होऊंगी? खाना है या नहीं आपकी मर्जी। अगले ही पल शिव ने उसे अपनी ओर खींच लिया। सिद्धि उसके सीने से जा लगी। शिव का हाथ से कीबोर्ड के ना जाने कौन कौन से बटन प्रेस हो गए। माहौल के हिसाब से गाना भी शुरू हो चुका था। सिद्धि की बड़ी बड़ी आंखें अभी भी हैरान थी। वहीं शिव के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। सिद्धि का हाथ उसके कंधे पर और दूसरा हाथ उसके सीने पर था। धड़कनें किसकी ज्यादा तेज थी इसका जवाब सिद्धि जानती थी। शिव से नजरें चुराते हुए सिद्धि बोली, आप क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। छोड़िए, मुझे जाना है। शिव ने अपने हाथ की पकड़ उसके कमर पर मजबूत करते हुए कहा, अगर जाना ही होता तो आती नहीं। पूछ सकता हूँ इतनी ठंड में तुम्हें गर्मी क्यों लग रही है? सिद्धि ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे कुछ समझ न आया हो। शिव आगे बोला, इतना मेकअप किस लिए? कहीं बाहर जाना है और ये कपड़े तुम्हें ठंड से नहीं बचाने वाले। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं, आपको उससे क्या? सिद्धि ने चिढ़े हुए लहजे में कहा। शिव चुप हो गया। कुछ पल उसे ऑब्जर्व करने के बाद शिव ने कहा, सच सच बताना, मुझे सेड्यूस करने के लिए आए हो? शिव के ये कहते भी सिद्धि की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। वैसे भी शिव ने कुछ भी गलत इमेजिंग नहीं किया था। उसकी सांस ने तो उसे इस्लाम यहाँ भेजा था। सिद्धि अब की बार पूरी ताकत लगाकर शिव से दूर हुई और उसने लैपटॉप बंद कर दिया। आपके दिमाग जो आ रहा है आप बोले जा रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है आपको सेड्यूस करने का। सच कहो तो तुम्हें इन सब की जरूरत भी नहीं है सिद्धि। वैसे भी मेरी नज़रें तुम्हें हर हाल में एक्सेप्ट कर लेगी, फिर चाहे तुम मेकअप के साथ आओ या बिना मेकअप के। शिव के इतना कहते ही सिद्धि शांत हो गई। हाँ, ये बात भी सच थी। सिद्धि कई बार उसकी बातों के आगे हार जाती थी। शिव ने अपना कोट उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। ठंड लग जाएगी, पहन वो इसे। मुझे जरूरत नहीं है। सिद्धि ये बोल जानू लगी तो शिव ने कहा, अपने साथ खाना भी ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। सिद्धि ने पलटकर कहा, आपकी मॉम ने भिजवाया है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। सुबह से आप काम में लगे हैं, खा लीजिए। शिव ने लैपटॉप उठाकर अपनी गोद में रख लिया। मेरे दोनों हाथ बिजी हैं। तुम खिला सकती हो तो बोलो, नहीं तो वापस लेकर चली जाओ। सिद्धि वहां रुकना नहीं चाहती थी लेकिन वहां से जा भी नहीं पाई। वो वही शिव के पास बैठ गया। उसने खाने की प्लेट उठाई तो शिव थोड़ा हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं था वो उसकी बात मानकर रुक जाएगी। सिद्धि ने कहा, अगर आपको खाना नहीं है तो मैं वापस चली जाऊंगी। शिव ने इस बार उसकी बात पर ध्यान दिया। तुमने खाया? शिव के इस सवाल पर सिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया। शिव ने फिर एक बार पूछा, तुमने कुछ खाया या नहीं? मैं बाकी सबके साथ खा लूंगी। आप बिजी थे इसलिए माँ ने आपका खाना यही भिजवा दिया। कल की मीटिंग में मेरे साथ चलना। मैंने जो फाइलें। शिव की बात काटते हुए सिद्धि बोली, मैं जानती हूँ आपको काम बहुत पसंद है लेकिन खाने के वक्त कम से कम बातें मत कीजिए। आपको पता है माँ कितनी नाराज है आपसे। उन्हें फिक्र है आपकी और तुम्हें। सिद्धि ने अभी अभी पानी का गिलास उठाया था लेकिन उसे वापस टेबल पर रख दिया। शिव ने आगे कहा, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है न, इसलिए जब देखो दूर जाने के बहाने ढूंढती हो। अगर मुझसे दूर रहने का इतना ही शौक है तो मुझे सेड्यूस करने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? सिद्धि गुस्से में उठ खड़ी हुई। मैं यहाँ आपको सेड्यूस करने नहीं है। माँ ने भेजा था। आगे से उनकी ये बात कभी नहीं मानूंगी। रही बात फिक्र की, हाँ मुझे नहीं है आपकी फिक्र क्योंकि आप उसे लायक नहीं हैं। अपनी बात पूरी कर सिद्धि वहां से चली गई। शिव ने टेबल पर रखी ट्रे को नीचे धकेल दिया। सिद्धि दरवाजे पर पहुंची ही थी कि तभी कुछ टूटने की आवाज सुनकर रुक गई। उसने पलटकर देखा, सेरामिक की ट्रे नीचे टूटकर गिरी हुई पड़ी थी। सिद्धि बाहर चली गई। उसने किसी सर्वेंट को सफाई के लिए अंदर भेज दिया। शिव इस वक्त काफी गुस्से में था। मैं और क्या करूं? तुम्हें सारी दिक्कतें मुझसे ही क्यों हैं? मैं तो अपनी हर गलती के लिए माफी मांग चुका हूँ। मैं एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ लेकिन तुम सर सिरे से मुझे नकार देती हो। सर्वेंट स्टडी रूम की सफाई कर वहां से चला गया। शिव अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करने लगा।
सिद्धि अपने कमरे में लौट आई। खुद के आंसुओं को वो छिपाना नहीं चाहती थी। सिद्धि बिस्तर से टिककर जमीन पर बैठ गई। उसने अपने हाथ में आंचल को कसकर थाम रखा था। आंखों को जब भी बंद करती फिर से वो हादसा उसे तकलीफ देने लगता। यही बात सिद्धि को बार बार परेशान कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ इशिता परेशान सी अपने कमरे में टहल रही थी। तेजस ने उसे आवाजें भी दी लेकिन उसने नहीं सुना। तेजस ने किताब बंद की और उठकर इशिता के सामने चला आया। उसके ऐसे अचानक सामने आने पर इशिता चौंक गई। तुम, क्या बात है, कुछ कहना है? कहाँ खोई हुई हैं? मैंने कितनी आवाजें दी, तुम्हें सुनाई नहीं दी? सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। बोलो, क्या कहना है तुम्हें? तेजस ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। परेशान हो? क्या बात है बताओ। मुझे डॉक्टर का फोन आया था कि ट्रीटमेंट की बात चल रही थी। उन्होंने कहा आपको एक बार आकर उसे देखना चाहिए। उसके इलाज के लिए एक न्यूरो सर्जन से बात की है। वो जल्द ही वहां आने वाले हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पासपोर्ट रेडी करवाता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं वहां जाने का इंतजाम करता हूँ। इशिता ने हाँ में सिर हिला दिया। तेजस ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखना वो ठीक हो जाएगा। इशिता उसके नजदीक चली आई। वो उसके सीने से लगकर बोली, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो शायद मैं आज भी उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाती। मैंने मना किया था न, तुम दोबारा उस जिंदगी के बारे में सोचो ही भी नहीं। मुझे किसी भी चीज के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। रात का वक्त राव विला डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। माहिरा को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो गार्डन में चली आई। ज्यादा देर नहीं हुआ था। आसमान में आज पूरा चांद था। माहिरा ने अपनी आंखें बंद की और राहत की सांस ली। तभी उसे अपने कंधों पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। माहिरा ने आंखें खोल ली। आनंद उसे अच्छे से शॉल ओढ़ाते हुए बोला, बाहर ठंड है, इसे पहनकर आना चाहिए था ना। सॉरी, भूल गई। माहिरा ये बोल मुस्कुरा दी। आनंद उसके साथ चलते हुए बोला, नींद नहीं आ रही थी? नहीं, आज अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। नींद भी नहीं आ रही थी तो सोचा टहल लूं। माहिरा, मुझे कुछ बताना था। हाँ तो बताइए मिस्टर देवानंद। माहिरा के मुंह से अपने लिए देवानंद सुनकर आनंद के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। आज काफी दिनों बाद आनंद ने उसके मुंह से अपने लिए देवानंद सुना था। माहिरा ने कहा, आपको पसंद है न ये नाम? सच पूछिए तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। मैं आपको क्या कहूँ, आनंद या मिस्टर देवानंद? तुम्हें जो पसंद हो मुझे वो कहो। मुझे सब अच्छा लगेगा। मुझे ये कहना था कि माँ की बातों का बुरा मत मानना। जानता हूँ वो गुस्से में बहुत कुछ कह देती हैं। तुम प्लीज उनकी बातों पर ध्यान मत देना। वो मुझे पसंद नहीं करती ना? माहिरा के ये पूछने पर आनंद ने कहा, बात वो नहीं है। वो मुझसे नाराज है न, इसलिए। माहिरा उसकी हिचक समझ गई। वो उससे झूठ बोल रहा था। उसे बुरा न लगे इसलिए माहिरा ने कहा, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं सच में अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं माँ की बातों का बुरा नहीं मानूंगी। वो बड़ी हैं, थोड़ी सी डांट तो सुन ही सकती हूँ। अच्छा ये बताओ, कॉलेज में सब ठीक हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, मैंने सभी से ये बात छिपाई है कि मैं अब मैरिड हूँ। बस मेरे दोस्तों को ये बात मालूम है। अगर आपके बारे में किसी को पता चला तो सब मेरे क्लास के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे जैसे मैं म्यूजियम में लगा कोई स्टैच्यू हूँ। माहिरा ने कहा। आनंद एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, तुम्हें बहुत डिफिकल्टी हो रही है ना? आपको पता है दी क्या कहती हैं, जिंदगी में मुश्किलें न हो तो शायद उसे जिंदगी नहीं कहेंगे। इम्तिहान जरूरी होते हैं। इससे पता चलता है इंसान सही मायने में जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाएगा या नहीं। आनंद चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। आज काफी दिनों बाद माहिरा खुलकर बात कर रही थी, बिल्कुल पहले की तरह। आनंद का अकेलापन भी दूर हो चुका था। दोनों काफी देर तक यूं साथ बैठकर बातें करते रहे। माहिरा आनंद के कंधे पर सिर रखकर वही झूले पर ही सो गई। आनंद ने जब चेहरा घुमाकर उसकी ओर देखा तो पाया वो आंखें बंद पर नींद में जा चुकी थी। आनंद ने आहिस्ता से उसका नाम लिया लेकिन माहिरा ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है सचमुच सो गई। आनंद ने संभालकर उसका सिर झूले से लगाया और उसे उठाकर घर के अंदर ले गया।
सुबह का वक्त नंदिता का कमरा। नंदिता ने अभी अभी चाय की ट्रे टेबल पर रखी थी। अमर जी ऑफिस जाने के लिए रेडी थे, लेकिन काफी देर से नंदिता नोटिस कर रही थी वो अपने फोन में बिजी थे। आखिर आप कर क्या रहे हैं फोन में? चाय ठंडी हो जाएगी। को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसकी कंपनी में भी ताला लग चुका है। बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी सील कर ली है। नंदिता पल भर के लिए सोच में पड़ गई। तभी उसे कुछ ध्यान आया, ये तो वही आदमी है न जिसने इशिता से सगाई की थी। घर में तमाशा खड़ा करके गया था वो आदमी। हाँ, ये वही है। अमर जी ने कहा, अच्छा हुआ। उसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ हमें लॉयर से बात करनी चाहिए। हमने जो केस किया है उसके चार्जेस भी लगाने चाहिए। देखिएगा, इससे उसकी सजा और दुगुनी हो जाएगी। मैं कुछ सोच रही हूँ और तुम क्या बातें लेकर बैठ गई? ये सब अचानक तो नहीं हो सकता ना? फिर ये सब किसने किया होगा? तेजस ने या फिर शिव ने? आप फिर शिव का नाम ले रहे हैं। वो क्यों करेगा ये सब? देख नहीं रहे हैं दिन रात ऑफिस के काम में लगा रहता है। मेरे बच्चे को एक पल की भी फुर्सत नहीं है। तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा बेटा काम कर रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारी बहू दिन रात कितना काम कर रही हैं। ऑफिस जाती हैं, फिर घर का काम संभालती हैं। उसे भी तो एक पल का आराम नहीं। अभी अभी इतने बड़े सदमे से वो उभरी हैं और ऊपर से इतनी सारी जिम्मेदारियां। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अमर जी ने अपना कोट उठाया और वहां से चले गए। नंदिता को बहुत बुरा लग रहा था। वो सच में सिद्धि के साथ ठीक नहीं कर रही थी। सिद्धि के साथ किए गए बर्ताव के लिए नंदिता को अब बहुत बुरा लग रहा था। जानिका इस वक्त चर्च में थी। उसने आंखों से चश्मा उठाकर सिर पर लगाया और उठकर फादर के पास चली आई। फादर, मुझे कुछ कन्फेस करना है। बताओ, क्या बताना चाहती हो? कल रात मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मॉम का फोन आया था और नशे की हालत में मैंने उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। यूं कहिए कि अपना गुस्सा उतारा। सुबह रियलाइज हुआ मैंने कुछ गलत किया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गुस्से में अक्सर इंसान गलती करता है। तुमने भी की है। तुम्हें गिल्ट है अपने किए का। तुम्हें इंतजार करना होगा। जिस तरह शांत होने पर तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज हुआ, उसी तरह तुम्हारी मॉम को भी रियलाइज होगा कि तुम गुस्से में थी। थोड़ा वेट करो, वो तुम्हें खुद कॉल करेगी। पेरेंट्स हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनसे अच्छे से पेश आए। जानिका ने एक गहरी सांस अंदर खींची। आई अंडरस्टैंड फादर। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। अपनी बात पूरी कर जानिका जाने के लिए पलट गई। कुछ कदम चली ही थी कि तभी उसकी नज़र खाली बेंच पर बैठे इवांस पर चली गई। जानिका ने उसके नज़रअंदाज किया और बाहर चली गई। हे रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, पीछे से इवांश ने आवाज लगाई, जिसे सुन जानिका रुक गई। इवांस भागकर उसके सामने चला आया। रुक भी जाओ, कितनी तेज स्पीड है तुम्हारी? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जानिका ने कहा। इवांस ने अजीब सा रिएक्शन दिया। व्हाट? मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूंगी? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए रुकवाया। चीफ अपने चाचू को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें उनका पता मालूम है? चाचू का पता? क्या वो उनके साथ घर में नहीं रहते? जानिका के इस सवाल पर इवांस बोला, अगर वो घर में होते तो तुमसे क्यों पूछता? वैसे तो तुम्हें हर बात की खबर रहती है। ये नहीं पता क्या हुआ है? देखो, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे और भी बहुत से काम हैं। तुम बातों को घुमाने की बजाय सीधे सीधे कहो। मिस्टर आकाश मल्होत्रा के किसी के साथ नाजायज संबंध थे। घर में जब इस बात का पता चला तो सभी उनसे नाराज हुए। उन्होंने घर छोड़ दिया। चीफ को भी नहीं पता वो कहाँ गए हैं। इवांस ने जब जानिका को पूरी बात बताई तो वो सोच में पड़ गई। सीरियसली, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। आज शाम तक का वक्त दो, मैं इसका पता लगाती हूँ। जानिका अपनी बात पूरी कर जाने लगी तो इवांस ने कहा, सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारे और फादर के बीच हुई बातें सुन ली थी। इवांस ने जैसे ही ये कहा, जानिका ने उसे घूर कर देखा। इवांस तुरंत बोली, मुझसे गुस्सा मत होना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो प्रेयर के लिए आया था। जो कुछ सुना गलती से सुना।
मैं अभी जाकर फादर से इस गलती के लिए कन्फेस करूंगा। जेनिका उसे क्या ही कहती, उसने तो पहले ही माफी मांग ली। वैसे भी ये गलती कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि उसे फांसी की सजा सुनाई जाए। जेनिका को चुप देख इवांस बोला, सुनो, ड्रिंक के बाद अगर गुस्सा आए तो मुझे कॉल कर लेना। तुम दिल खोलकर मुझे गालियां दे सकती हो, मैं सुन लूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा। जेनिका ने अपना चश्मा आंखों पर चढ़ाते हुए कहा, आंखें से ख्याल रखूंगी इस बात का। जेनिका वहां से चली गई। इवांस के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी। सुबह का वक्त, शिव का ऑफिस। अमरजी नेता 2 बार तेजस से इस बारे में पूछा कि साथ जो कुछ हुआ कहीं उसमें तेजस का हाथ तो नहीं। तेजस ने एक गहरी सांस अंदर खींची। बड़े पापा, मैं तो उसकी जान ले लेता अगर आप सबने मुझे रोका न होता। तो वैसे भी ये काम जिसने भी किया है मैं हमेशा उनका थैंकफुल रहूंगा। तेजस की बात पर विचार करते हुए अमरजी बोला, इसका तो साफ मतलब है कि ये काम शिव ने किया है। अमरजी ने सिद्धि को कॉल लगाया, शिव को अभी इसी वक्त मेरे कैबिन में भेजो। सिद्धि इससे पहले कुछ पूछती फोन कट चुका था। तेजस ने कहा, बड़े पापा, इस बात के लिए आप प्लीज बिग ब्रो को कुछ मत कहिए। आप नहीं जानते मैटर कितना बिगड़ गया था। गलती मेरी थी, मैंने बिना सोचे समझे फाइल पर साइन किया था और उस डील को लेकर वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था। बात इतनी आगे बढ़ गई और तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अमरजी कह भी रहे थे कि तभी उनके कैबिन का दरवाजा खुला। उन्हें लगा शायद शिव होगा, लेकिन ये आकाश थे। अमरजी को हैरानी हुई, वो बिना बताए गायब हो गए थे। तेजस ने अपना चेहरा फेर लिया। अमरजी उठते हुए बोले, तुम चले कहा गया था और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अपना तुम्हें किसी की परवाह नहीं। बस कह दिया मैं घर छोड़ रहा हूँ और छोड़कर चले गए। आकाश ने नजर भर तेजस को देखा और फिर अमरजी से कहा, मेरे बेटे भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। सच तो ये है भैया, मैं आईने में खुद को भी नहीं देख पाता। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। मैं यहाँ ये बताने के लिए आया हूँ, मैं आज ही सिंगापुर जा रहा हूँ और वहीं का ब्रांच संभालूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। घर छोड़ दिया, यहाँ की कंपनी छोड़ रहे हो और कह रहे हो सिंगापुर में रहोगे। मैं इजाजत नहीं दूंगी। घर चलकर माँ से माफी मांगो और ज्योति से भी। हम बैठकर बात करेंगे। अमरजी की बात पर टोकते हुए आकाश ने कहा, भैया मैंने बात करने लायक कुछ भी नहीं छोड़ा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये फैसला लिया है। मैं बस यही बताने आया था। लेकिन आकाश, अमरजी ने टोका भी, लेकिन वो नहीं रुके। तेजस ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। आकाश जब उनके कैबिन से बाहर निकले तो उनकी मुलाकात शिव से हो गई। सिद्धि अभी अभी वहां आई थी, लेकिन उन दोनों को आमने सामने देखकर वो कुछ दूरी पर ही रुक गई। आकाश शिव से भी नजरें नहीं मिला पाए। चाचू, आप कहाँ थे? मेरे फोन मैसेजेस किसी का जवाब नहीं दिया आपने। आपको पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। मैं वो इंसान नहीं हुई शिव जिनकी तुम फिक्र करो। पर चाचू, आप मुश्किलों से भाग रहे हैं। आप एक्सेप्ट करते हैं न अपने गलती की है, तो यहाँ रहकर उसका प्रायश्चित कीजिए। इस तरह भागने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। शिव ने कहा तो आकाश बोले, मैं यहाँ रहकर सिर्फ दूसरों को तकलीफ दे सकता हूँ। मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करना चाहती। मेरा बेटा मुझसे नहीं मिला पाता। मैं अपने परिवार का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे फेस करूँगा सबको? इससे अच्छा यही है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए सिंगापुर चला जाऊँ। अपनी फैमिली से दूर रहकर तड़पना यही मेरी सजा है। इसका अंत कभी हो पाएगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मुझे इसी तड़प के बाद जीना है। आकाश ने शिव के गालों को बेहद ही प्यार से छूकर कहा, तुम मेरा भरोसा हो। इस परिवार को सिर्फ तुम संभाल सकते हो। अपना ख्याल रखना। शिव ने नमे सिर हिला दिया। मैं नहीं मानने वाला आपकी बात। आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आकाश की नजरें सिद्धि पर गई तो उन्होंने हाथ के इशारे से उसे आने को कहा। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिला दी। वो उन दोनों के बीच चली आई। आकाश ने शिव का हाथ सिद्धि के हाथ में देकर कहा, मैंने इस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी दी है और तुम पर इसकी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। इसका हमेशा ख्याल रखना। आकाश अपनी बात पूरी कर वहां से चले गए। सिद्धि और शिव उन्हें ही जाते हुए देख रहे थे।
शिव एक एक कर अपनी फैमिली को बिखरते हुए देख रहा था। अफसोस क्या करे, कुछ समझ नहीं पा रहा था। सिद्धि ने हैरानी से शिव को देखा। आप? सिद्धि ने आगे बढ़कर उसका माथा छू लिया। आपका तो माथा गर्म है, आपको फीवर है, आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? शिव ने सिद्धि से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे कोई फीवर नहीं, जाकर अपना काम करो। ये बोल शिव अमर जी के कैबिन में चला गया। सिद्धि कैसे उसके झूठ को मान लेती जबकि वो जानती थी कि उसे फीवर है। शिव एब कैबिन के अंदर आया तो देखा अमर जी और तेजस दोनों ही शांत खड़े थे। शिव ने कहा, पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तेजस ने पलटकर अमर जी से कहा, बड़े पापा मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। मैं और इशिता कल जा रहे हैं उसके भाई को देखने। डॉक्टर ने हमें आने के लिए कहा है। अमर जी ने बस हाँ में अपना सामान हिला दिया। तेजस आगे बिना कुछ बोले वहां से चला गया। शिव अमर जी के पास चला आया। आप ठीक तो हैं न डैड? क्या ही फर्क पड़ता है शिव, ऐसा लग रहा है मैं उम्र बढ़ने के साथ साथ और कमजोर हो रहा हूँ, न बिजनेस संभल रहा है और न परिवार। तुम ही बताओ क्या करूँ, एक हारा हुआ इंसान कब तक सफर करेगा? शिव कोई जवाब नहीं दे पाया। वो क्या ही कहता, उस पल में क्या करना चाहिए उसे खुद भी मालूम नहीं था। शाम का वक्त, राव विला माहिरा आज कॉलेज से जल्दी आ गई थी। कोई क्लासेस नहीं थी इसलिए वो सीढ़ियां चढ़ ऊपर पहुंची कि तभी लावण्या को अपने सामने देख रुक गई। लावण्या माहिरा के पास चली आई। एक बात में कोई शक नहीं है, तुम दोनों बहनें बहुत चालाक हो। उससे भी बड़ी बात, तुम उससे भी 4 कदम आगे निकली। बड़ी बहन मेरे बेटे को काबू नहीं कर पाई, लेकिन तुमने ये काम चुटकियों में कर लिया और उससे शादी भी कर ली। माहिरा को उनकी बातें सचमुच बहुत बुरी लगी। मौ, आप मुझसे गुस्सा हैं तो मुझे जो चाहे कह सकती हैं, पर प्लीज मेरी झी को कुछ मत कहिए। अरे क्यों न कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आता तुम दोनों की तरबियत कैसे की गई है। हाँ, माँ तो बचपन में ही मर गई, कुछ सिखाने का मौका ही नहीं मिला। बाप भी अपाहिज हो गया, बेटियों का सहारा बनने की बजाय उल्टा उन पर बोझ बन गया। ऐसे में बिगड़ना तो था ही। सिद्धि के तो भाग खुल गए, न कृतिका भागती और न उस रईस से उसकी शादी होती। और तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुमने तो मासूमियत के साथ में मेरे बेटे को फंसाया।